हो गया स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हायर इज कुमैल हैदर एंड वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। ई कैट एन जी पी का सेशन है। इसमें केमिस्ट्री का जो पोर्शन है आप मेरे पास है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। वालेकुम सलाम। ठीक है बेटा, बोर्ड पे देखे सारे। कंबशन एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। बेटा एक बात याद रखिएगा कि आप लोग साथ साथ लेक्चर को राइट डाउन भी करें, ठीक है, और लेक्चर को इंटरेस्ट के साथ सुने। यहाँ पे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यूज के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उसको मैं साथ साथ हाईलाइट भी करूँगा स्टेरिक के फॉर्म में, ठीक है। आप उनको साथ साथ राइट डाउन भी करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है ड्यूरिंग लेक्चर किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपस में चैट नहीं करनी। अगर आपस में चैट करेंगे मेरा हाइड कर देना चैट, फिर आप आपस में बात भी नहीं कर सकेंगे और इवन क्वेश्चन भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप जो है सिर्फ और सिर्फ लेक्चर पे फोकस करें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। कंबशन एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। यहां पे टर्म है एनालिसिस, इसको जरा मैं बता के थोड़ा सा आगे चलूंगा बेटा, ठीक है। एनालिसिस, हाँ जी बच्चे, व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस किसे कहेंगे जी बच्चे? व्हाट इज एनालिसिस? बताइए जरा मुझे, एनालिसिस किसे कहेंगे आप? बेटा याद रखिएगा, एनालिसिस इज टू एक्सपोज अ गिवन सैंपल। अगर आप किसी भी सैंपल को एक्सपोज करें, एक्सपोज से मुराद क्या है? आप उसकी एनालिसिस करें, आप जो है सॉरी, एक्सपोज से मुराद क्या है बेटा? आपके पास उस सैंपल को स्टडी करें क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। आपको पता है ना, दो किस्म की हमारे पास एनालिसिस होती है, एक तो क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव, ठीक है बच्चे। अब आप जरा यहां पे देखें बोर्ड पे, हमारा जो आज का फोकस है वो है कंबशन एनालिसिस एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला जी बच्चे, व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला? आई होप सो कि आपको कंसेप्ट होगा बेटा एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। जी बच्चे बताए जरा मुझे, कौन बताएगा बेटा व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला? हाँ जी, व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला? बेटा याद रखिएगा कि एम्पेरिकल फार्मूला वो फार्मूला है जो किसी भी सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम को बताए किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम के सिंपलेस्ट रेशियो को हम उसको क्या कहेंगे बेटा? एम्पेरिकल फार्मूला कहेंगे, जो आपको ये बताए, सिंपलेस्ट रेशियो बताए। अब हम जो है अकॉर्डिंग टू ई केट और एनजीपी हम देखना है बेटा, तो हमने इसको जो है रेगुलर क्लासेस की तरह हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जस्ट हम जो ई केट और एनजीपी के हवाले से जो एमसीक्यूज बनेगा या जो आपके पास कंसेप्ट होगा उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। इसलिए हम यहाँ पे डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। इससे पहले एक बात जरा याद रखिएगा बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है ये आपके पास दो चीजें आपको जो है हमेशा प्रोवाइड करेंगे। एक तो आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक आपके पास क्या है बेटा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक आपके पास क्या है बेटा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है बेटा, और एक आपके पास क्या है बेटा? क्वालिटेटिव एनालिसिस,
ठीक है बच्चे, याद रखिएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों हमें कहां से मिलेंगे बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला से मिलेंगे। ठीक है, अब आप जरा यहां पे देखें, क्वांटिटेटिव से क्या मुराद है बेटा, आप किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, मतलब इस टॉपिक से ही, इसी एम्पेरिकल फार्मूला से ही बता सकते हैं आप परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं। इसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। और किसी भी एलिमेंट की डिटेक्शन आप कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की डिटेक्शन आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस कहेंगे। ठीक है बच्चे, यहां पे दो चीजें हैं, तो यहां पे मैं पॉइंट भी मेंशन करता हूं बेटा, अगर आपने किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज बतानी हो तो वो आपके पास क्या है बेटा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। और अगर आप उसी एलिमेंट की डिटेक्शन करनी हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सैंपल है, कंपाउंड है, और आपको नहीं पता कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस कंबशन एनालिसिस और साथ में जो है एम्पेरिकल फार्मूला जो आप डिटरमिन करेंगे, इसकी मदद से आप उस एलिमेंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहां पे आपके पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एनालिसिस हमें यहां से मिल जाएंगे। अब हम जरा देखते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम सिंपल एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमिन कर सकते हैं। तो स्टेप्स आपको याद होना चाहिए बेटा, ये भी वैसे भी आप लोगों ने पहले जो है इसको काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज़ किया होगा बेटा आप लोगों ने। और इसके अलावा जो है ये स्टेप्स आपको ज़बानी याद भी होना चाहिए, ताकि आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हो तो आप कर सकते हैं। बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस बेटा, कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्टेप यहां देखें जरा बच्चे, बोर्ड पे देखें सारे बच्चे। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, टू डिटरमिन द एम्पेरिकल फार्मूला, टू डिटरमिन द एम्पेरिकल, सर जरा चैट इनेबल वो करते हैं, चैट जरा, ओके। स्टेप्स टू इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, आपके पास क्या क्या है बच्चे जरा देखें यहां पे बोर्ड पे। नंबर 1, सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, आप परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड करेंगे। अब आपको पता है कि आप परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, गिवन mass of that particular element divided by atomic mass of that क्या होगा बेटा, एलिमेंट। इससे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसके बाद आप इसको ग्राम्स में सपोज भी कर लेते हैं, लेकिन मैं उन तमाम स्टेप्स में नहीं जाऊंगा। जो मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं, जरा यहां पे देखें, अगर आप यहां से रिलेटिव एटॉमिक मास को डिवाइड कर दे, अगर डिवाइड कर दे रिलेटिव एटॉमिक मास को, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, द रिजल्ट विल बी मोल रेशो। क्या होगा बेटा, मोल रेशो। ये सारे स्टेप्स आप लोगों ने जो है, जी बेटा कोई क्वेश्चन है यहां तक किसी का बेटा, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस बच्चे, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा एक दफा यहां से दोबारा ऊपर से जो है रिवाइज कर लेता हूं, रिपीट कर लेता हूं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। जी बच्चे, एनी प्रॉब्लम, नो, ओके फिर बेटा यहां पे देखिए जरा, मैं दोबारा आपको यहां से बताता हूं स्टेप्स का। देखिए बेटा, वी आर गोइंग टू डिटरमिन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट, किसी ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का हमने क्या निकालना है बेटा, जो है एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स कौन कौन से बेटा, अच्छा यहां पे देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां देखिए जरा बेटा, whenever you talk about the determination of empirical formula of a compound, we have different steps. The step number 1 will be क्या होगा बेटा, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट आपके पास होना चाहिए। अब जाहिर बात है, कोई भी न्यूमेरिकल, भी जब आपको मैं वर्कशीट के फॉर्म में एमसीक्यूज दूंगा या फिर कोई असाइनमेंट के तौर पे मैं आपको जो है एमसीक्यूज दूंगा, तो क्लियर हो जाएंगे कि आपको जो है किस टाइप के जो है एमसीक्यूज आपको एम्पेरिकल फार्मूला से जो है आ सकता है, वो सारे आपको वहां से पता चल जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा,
अब आपने जरा यहां पे देखना है, जरा आप कंसंट्रेशन बोर्ड पे दे दें और उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इसके बाद मैंने कंबशन एनालिसिस को करवाना है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट डिटरमिन करना है। अब इस परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट को डिटरमिन करने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, आप गिवन मैस चाहिए। दिस वन, ये जो गिवन मैस है ये आपको डेटा के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ही देंगे। जो भी मैस होगा वो आपको यहां पे गिवन होगा, और एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट आपको याद होना चाहिए। वो आप क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय आप क्या करेंगे बेटा, 100 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट आ जाएगा। अरे गॉट इट माय पॉइंट बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब यहां पे देखिए जरा, जो परसेंटेज, जो वैल्यू हमारे पास आएगी यहां से, इस वैल्यू पे आपने उसी एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी मोल रेशो। क्या आएगा बच्चे, मोल रेशो। अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स। जो मोल रेशो है, अब इस मोल रेशो को आपने क्या करना है बच्चे, मोल रेशो को आपने डिवाइड कर देना है किस पे बेटा, हाँ जी, डिवाइड करना है बेटा आपने इस मोल रेशो को जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी, किस पे करना है बेटा, लीस्ट वैल्यू पे आपने इसको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है बेटा, जब देखें दोबारा सुने, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट डिटरमिन होने के बाद आप उसी वैल्यू को आप क्या करेंगे, उसी एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी मोल रेशो, मतलब कुछ वैल्यूज आ जाएंगे। मैं यहां पे सपोज कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गए A रेशो B रेशो C। ठीक है बेटा, A B C हमारे पास एक वैल्यू आ गई यहां पे, लेट सपोज। अब आपने क्या करना है, जो लीस्ट वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल A B C में से हमारे पास जो लीस्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल A है, या इसको मैं सपोज इस तरह कर लेता हूं ताकि आपको जो है याद रखने में आसानी हो, 2 रेशो 3 रेशो 4 फॉर एग्जांपल। अब अगर आप इधर देखें तो 2 रेशो 3 रेशो 4, इसमें से सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 2। तो आप क्या करेंगे, 2 को इन तमाम पे डिवाइड करेंगे, इस तरह डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना बेटा, जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आपके पास आएगी, उस वैल्यू को आपने क्या करना है बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए यूज करना है। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर इन योर माइंड, दैट इज, अगर तो जो लीस्ट वैल्यू को डिवाइड करने के बाद अगर आंसर आपका होल रेशियो में आया तो ठीक, अगर होल रेशियो में ना आए, यू मस्ट कन्वर्ट द वैल्यू इनटू होल नंबर। आपने उसको होल नंबर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब होल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग अ सूटेबल डिजिट। मसलन आपके पास जो होल रेशियो है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं मोल रेशियो आपके पास आ रहा है 3.33 फॉर एग्जांपल। अब आप जरा देखें, ये होल रेशियो तो नहीं है, ये डेसिमल में है, आपने इसको होल में रेशियो में लेके आना है। होल रेशियो में कैसे लेके आएंगे बेटा, जरा देखें यहां पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 9.99। अब आप जरा देखें 9.99 को मैं जो है राउंड ऑफ कर सकता हूं ना बेटा, इसको मैं राउंड ऑफ कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल इसको मैं 10 कर सकता हूं। आर यू गॉट इट माय पॉइंट? मैं सपोज कर रहा हूं, आपको मल्टीप्लाई करके वैसे सपोज कर रहा हूं। ठीक है, मतलब आपके पास जब इधर देखें जरा, मैं इसको दोबारा बताता हूं आपको, मसलन आपके पास 3.33 है, तो आप 3.33 को राउंड ऑफ करके 4 नहीं कह सकते और ना ही आप इसको 2 कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3.33 है। ये बात क्लियर हो रही है ना बेटा? मैथमेटिक्स में आप जो है वो राउंड ऑफ करके बता देते ठीक है, लेकिन हमने कोई एक फार्मूला डिटरमिन करने जा रहा है, तो जब फार्मूला आप डिटरमिन करेंगे बेटा तो आपके पास वैल्यूज एक्यूरेट होना चाहिए। देयरफॉर हम क्या करेंगे, इस मोल रेशियो को जो आपके पास होल रेशियो में, होल नंबर में नहीं है, इनको आपने किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है और आपने क्या निकालना है बेटा, होल रेशियो नंबर। ठीक है बेटा, जो आपके पास होल रेशियो नंबर आएगा बेटा, ये आपको क्या देंगे, दे विल गिव, मैं इसको यहां पे लिखता हूं, दे विल गिव एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये आपको क्या देंगे बच्चे, एम्पेरिकल फॉर्मूला देंगे। अब यहां जरा बोर्ड पे देखिए बेटा, जरा बोर्ड पे देखिए सारे बच्चे। अच्छा जी, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके पास आ गए। अब बात याद रखिएगा,
हमारे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला है इससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताए बच्चे, यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। डू फास्ट, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बच्चे। जी बेटा, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? बेटा आप लोगों को समझ आ रहे हैं ना? कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं बेटा, कोई मसला नहीं है। यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। जी बच्चे, अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। नो? चलिए फिर आगे चलते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला अगर आपके पास आ जाए तो आप जो है यहां से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे? जी बेटा, होल जो है नंबर रेशो आएगा, बिल्कुल होल नंबर रेशो से मुराद ये है ना बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपने यहां पे डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास 1.1 आया था, इसको आपने मल्टीप्लाई किया किसी सूटेबल नंबर से और आपने इसको क्या कर दिया, होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास 2 रेशो, फॉर एग्जांपल इसको 2 में आ गए, इसको हम कहेंगे 3 रेशो आ गया, फॉर एग्जांपल 6 रेशो आ गया, फॉर एग्जांपल 8 आ गया। तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा ना, जो कंपाउंड होगा उसके अंदर जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो आप क्या करेंगे, कार्बन के साथ क्या लिखेंगे 3, हाइड्रोजन के साथ 6, ऑक्सीजन के साथ 8। तो आपका जो फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। मैं सपोज कर रहा हूं, ठीक है बच्चा हमजा, मैं सपोज कर रहा हूं ये आपके पास फार्मूला बनेगा। मैं वैसे सपोज आपको यहां पे बता दिया। अब एम्पेरिकल फार्मूला निकल आया हमारे पास। अब इस एम्पेरिकल फार्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चे, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या चीज है? व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला है जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताए। क्या बताए बेटा? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताए, उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। अब मैं इसको, जाहिर बात है हमने जो है इंट्रो टेस्ट के हवाले से इसको प्रिपेयर जो है लेक्चर को लेके जाना है, तो मैं आपको इतने जो है ज्यादा रेगुलर क्लासेस की तरह डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऑब्वियसली इसकी कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। अब मुझे जरा बताएं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे आप? हाँ जी बच्चे, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे n इज इक्वल, देखिए सॉरी, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। ऑब्वियसली बच्चे ऐसा ही है ना। देखिए जब हमारे पास, यहां देखिए बेटा जरा, एम्पेरिकल फार्मूला यहां से आ जाएगा तो हम उसकी मदद से हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि भाई व्हाट इज n? अब n क्या चीज है? n क्या चीज है? तो n आपके पास एक इंटीजर है। यहां देखिए जरा, मैं आपको बताने लगा हूं, n विल बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, ये भी फार्मूला आपने याद रखना बेटा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय जो एम्पेरिकल फार्मूला यहां पे आया था ना, उसका जो मास होगा, एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो जब आप इस पे डिवाइड करेंगे तो आप क्या करेंगे बेटा, n फाइंड आउट कर लेंगे। जब आपके पास n आएगा तो आप n को इस एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक और पॉइंट याद रखिएगा बेटा, जो मॉलिक्यूलर मास है ना, ये आपको गिवन होगा, ये हमेशा गिवन होगा। एम्पेरिकल फार्मूला आपने डिटरमिन कर लिया और वहां से आप एम्पेरिकल फार्मूला मास फाइंड आउट करेंगे। जाहिर बात है एम्पेरिकल फार्मूला मास कैसे निकालेंगे? लेट्स सपोज ग्लूकोज के लिए क्या है बेटा, CH2O। दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज ना बेटा, C6H12O6। ये आपके पास ग्लूकोज है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH2O। कैसे आएगा CH2O? देखिए जरा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो 1:2:1। तो एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो जब इसी एम्पेरिकल, देखिए मेरी बात जरा गौर से सुनना बेटा, ये जो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है, अगर आप इससे कहां जाना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में जाना है, तो आप क्या, n मल्टीप्लाई बाय CH2O। अब जो CH2O के साथ n मल्टीप्लाई करेंगे, अब n कहां से आएगा, इस फार्मूले से आएगा। अब इसके लिए n की वैल्यू होती है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय CH2O, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 6 1 जा 6, 6 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो आप जरा देखिए, क्या वही मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं आया जी बच्चे? क्या वही मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं आया बेटा आपके पास? यस। तो ये आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया बेटा? तो यहां से मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है बच्चे?
अब जरा मुझे पता है किसी बच्चे के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, यहां तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आप आगे मूव करने लगा हूं। जल्दी बताएं, कोई सवाल है किसी बच्चे का? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो आप जो है पूछ सकते हैं बेटा जी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। क्लियर है बेटा सबको? मैं रेस कर दूं? ओके बेटा, ठीक है। अब आप मेरी बात जरा गौर से सुनना है। एक एमसीक्यूज के हवाले से मैं आपको एक पॉइंट बताने लगा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यहां देखें जरा बच्चा, आपने बताना है कि एम्पेरिकल फार्मूला कब मॉलिक्यूलर फार्मूले के बराबर होगा। यस, आपने बताना है कि भाई व्हेन द एम्पेरिकल फार्मूला बिकम इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा एन की वैल्यू डिटरमिन आप कर सकते हैं बेटा। देखिए मेरे पास अभी यहां पे डेटा गिवन नहीं है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बता दिया कि भाई ग्लूकोज के लिए हमने एन की वैल्यू 6 ले लिया। अभी जब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो वहां पे मैं आपको एन की वैल्यू निकाल के आपको जो है बता देता हूं कि भाई एन की वैल्यू आपने यहां से इस तरह फाइंड किया है। ठीक है बच्चे, यहां पे मैंने सपोज किया हुआ, यहां पे कोई वैल्यू नहीं लिया हुआ। मुझे ऑब्वियसली जो है एन की वैल्यू ग्लूकोज के लिए 6 है तो मैं उसी को यहां पे पुट करूंगा। मॉलिक्यूलर मास क्या है ग्लूकोज का बेटा? 180 मॉलिक्यूलर मास है। मैं 6 निकाल, यहां देखिए मैं 6 आपको यहां पे प्रूफ कर रहा हूं। एन की वैल्यू 6 बता रहा हूं, यहां देखें एन की वैल्यू 6 कैसे आया? मॉलिक्यूलर मास क्या है? 180। ग्लूकोज मॉलिक्यूलर मास 180 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या होगा? कार्बन 12 प्लस 2 14 प्लस 16 30। अब आप 30 को डिवाइड करें क्या आएगा? 6 आएगा नहीं आएगा? जब आपके पास 6 आंसर आएगा तो 6 क्या है? n है। तो 6 को आप एम्पेरिकल देखें। अब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे? n की वैल्यू जो 6 आई है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? एम्पेरिकल फार्मूला के साथ। तो आप क्या निकाल सकेंगे बेटा? बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? कि अगर इसमें मसला है तो मैं रिवाइज कर लेता हूं। ठीक है, अब यहां देखिए जरा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बेटा कि देखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि व्हेन एम्पेरिकल फार्मूला बिकम इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में बराबर कब होगा बेटा? याद रखिएगा व्हेन n इज इक्वल टू 1। अगर n की वैल्यू 1 आ जाए तो हमारे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपने एमसीक्यूज याद रखना बेटा। n इज इक्वल टू 1, when the value of n become equal to 1, then the empirical formula and the molecular formula of a compound will be same. Are you got it my point बेटा? ठीक है, आप आगे चले। ठीक हो गया। अब मैं जरा इसको रेस करने लगा हूं बेटा। अब हम आगे जरा कंबशन एनालिसिस की तरफ चलेंगे। अगर आप में से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। मैंने आपको पहले भी कहा कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप जितना क्वेश्चन करेंगे आप उतने ही ज्यादा सीखेंगे। अच्छा जी, अब हम जरा बात करते हैं कंबशन एनालिसिस। बेटा एक बात याद रखिएगा, कंबशन किसे कहेंगे? कंबशन मैं यहां से इसी को लेके जाऊंगा। कंबशन मींस टू बर्न। कोई भी चीज जलने को हम क्या कहते हैं? किसी भी चीज का जलने को हम क्या कहेंगे बेटा? कंबशन, बर्निंग। एक बात याद रखिएगा, जो कंबशन है उसके लिए आपको 3 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए बेटा? एक मैं इसको ओरल बताऊंगा। एक आपको एयर चाहिए, एक आपको फ्यूल चाहिए और एक आपको इग्निशन। उसको बर्न करने के लिए आपको इग्निशन की जरूरत है। ठीक है बेटा? जी बेटा उस्मान, क्या मसला है? एन क्या एन में क्या मसला है बेटा? एन में क्या मसला है? कोई मसला है एन में? अभी आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं मुझे सर एन लिखा हुआ है। बेटा एन मैंने बता दिया कैसे फाइंड करना है। ठीक है बच्चे? यार जब बेटा आगे जब कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे ना, कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को जो है हम रिवाइज करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा बेटा। परसेंटेज भी रिपीट हो जाएंगे, ऑब्वियसली रिपीट हो जाएंगे। बस जरा आप इस टॉपिक को जरा देखें। जब हम इस टॉपिक को आगे लेके जाएंगे और कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये तमाम बातें उसके ऊपर इसके अंदर इंप्लीमेंट हो जाएंगे। जो बातें हमने यहाँ पे की है ना बेटा, ये सारे के सारे बातें उन क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है। और एक मजे की बात याद रखिएगा बेटा,
मैंने आपको डिफरेंट ट्रिक्स बताना है कि आप कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। जाहिर बात है बेटा, आपने देखा होगा कि इसके अंदर मैथमेटिकल पोर्शन आ गया। आप वैसे भी इंजीनियरिंग के बच्चे हैं सारे, मुश्किल कोई नहीं है। मेडिकल के बच्चों को ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल लग जाते हैं, लेकिन आपको मेरे ख्याल कोई मुश्किल इसमें नहीं होगा। फिर भी मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अभी मैं आपको एक आगे जो है एक ट्रिक्स बताने लगा हूं। अभी इसके बाद जब ये टॉपिक खत्म होने के बाद जो आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक टेक्निक बताऊंगा, जिसकी मदद से आप केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एमसीक्यू से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा बेटा, आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप उस टेक्निक को अगर सही तरह अपने माइंड में याद रखें बेटा, किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल आ जाए, किसी भी टाइप के एमसीक्यूज आ जाए, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकेंगे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ लेक्चर को जरा कंसंट्रेशन देके आप सुने, ताकि आपको वो जब मैं ट्रिक बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाए, वरना आपको वो ट्रिक समझ नहीं आएगा। मैंने क्या किया, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जब तक आपको लेक्चर क्लियर ना हो, आप उस टेक्निक को नहीं समझ पाएंगे। देयरफॉर सही तरह अगर आप लेक्चर सुनेंगे, आप वो कर सकेंगे। ठीक है बच्चे, तो आप लेक्चर अच्छी तरह सुने, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, इसके अलावा भी अगर आप में से किसी को लेक्चर के बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप बात में मुझसे ना डिस्कस कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम मुझे जो है मैसेंजर पे मैसेज कर दे, मैं आपको समझा दूंगा 24/7 बेटा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आपने अपने इंटर टेस्ट में प्रिपेयर सही तरह अच्छी तरह प्रिपरेशन कर ली है। एक बात याद रखिएगा बेटा, मुझे आपकी केमिस्ट्री में 45 में से 45 मार्क्स चाहिए। ठीक है बेटा, आपके केमिस्ट्री के अंदर मुझे 45 में से 45 मार्क्स चाहिए, इसलिए आप अच्छी तरह इसको प्रिपेयर करें। कोई भी मसला हो बेटा, मैं हमेशा हाजिर हूं बेटा। ठीक है, अब जरा हम लेक्चर की तरफ चलते हैं, जरा इसको जरा जल्दी से लेके जाना है बेटा, आपका सिलेबस ज्यादा है। कंबशन, अभी मैंने कहा बेटा कंबशन, हम जो है इस टेक्निक को, एक इंपॉर्टेंट मजे की बात याद रखिएगा कि एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए तो हम बेशक इसको इस्तेमाल करेंगे। ये कंबशन एनालिसिस मेथड को हम सिर्फ और सिर्फ उन कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो। बस सिर्फ 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका होना जरूरी है। अगर नाइट्रोजन हो तो ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, सल्फर हो तो नहीं इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक किसके लिए है बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आप यहां पे सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि कंबशन एनालिसिस इज यूज्ड for the determination of empirical formula of an organic compound which contain only carbon, hydrogen and oxygen. Got it? No. अब जरा यहां पे देखें, बच्चे जरा बोर्ड पे सारे। अब आपको मैं बताने लगा हूं, इधर देखें जरा, सारे बच्चे बोर्ड पे कंसंट्रेशन देते ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए, कोई आगे फिर मसला नहीं होगा। इधर देखें जरा, मैंने अभी कहा कि कंबशन की जब हमने बात करनी है बेटा, कंबशन कहते हैं बर्निंग को, तो हम क्या करेंगे बेटा, वो कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, ओनली सच टाइप ऑफ द कंपाउंड कैन बी यूज्ड फॉर द कंबशन एनालिसिस। याद रखिएगा, इसके अलावा कोई कंपाउंड आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने आपको अभी बता दिया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा अगर नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, तो आप कंबशन को अप्लाई नहीं कर सकते। इसके रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब जरा यहां पे देखें, जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन हो बेटा, याद रखिएगा हमेशा जो प्रोडक्ट वहां पे होगा, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में वाटर बनेगा। जब भी कंबशन की बात हो, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में वाटर बनेगा। ठीक है बच्चे, अब आप जरा देखिए, मैं सिंपल यहां पे कह रहा हूं, अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहां पे कंबस्ट करें, इधर देखिए बेटा, मैं OC से लिखता हूं, OC मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर मैं इसको कंबस्ट करूं, इसको बंद करूं, तो मेरे पास क्या बनेगा? दे विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये बात आपने याद रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, अब मैं यहां पे डायग्राम बनाने लगा हूं, डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाऊंगा बेटा। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट MCQ शामिल है, उसको आपने अच्छी तरह याद भी रखना है और नोट भी करना है बेटा। आप साथ साथ नोट भी करें, ठीक है। मैं डायग्राम बनाने लगा हूं, जल्दी से मैं डायग्राम बना लूंगा बेटा, आप जरा देखते जाए। ठीक है बच्चे, मैं इसको जल्दी से बनाऊंगा बेटा। यहां देखें, बेटा आप लोग भी, ठीक है, ताकि आपको जो है ये अंडरस्टैंड करने में आसानी हो।
साथ साथ डायग्राम बनाए बेटा, साथ साथ, ताकि मुझे बाद में जो है ना न्यूमेरिकल सॉल्व एमसीक्यू सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम ना हो। बेटा यहां से इसके अंदर से एमसीक्यूज आपके पास न्यूमेरिकल टाइप भी आ सकते हैं, इसके अलावा कोई वर्डिंग टाइप भी आ सकते हैं जो कंसेप्चुअल हो, कोई रीजन आ सकते हैं, आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है बच्चे, हमारे पास दो चैम्बर यहां पे है, एक चैम्बर में और बनाने लगा हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है किसके लिए होगा मैं थोड़ी देर बाद आपको बता देता हूं यार, जब साथ उसको लेबल करूंगा तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब आप जरा यहां देखें, बोर्ड पे देखें सारे बच्चे, यहां पे मैंने क्या करना है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने अभी कहा बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, एम्पेरिकल फार्मूला निकालने जा रहे हैं ना बेटा। तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। अब मैंने क्या करना है बेटा, देखिए जरा यहां बोर्ड पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने यहां इसके अंदर रख दिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या करना है बेटा, इसके अंदर रख देना है। ये जो आपके पास ब्लू कलर में नजर आ रहा है, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। और याद रखिएगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप यहां पे लेंगे, दे मस्ट बी प्रीवेटेड। प्रीवेटेड से क्या मुराद है बेटा, आपने इसको पहले वजन करके रखना है। फॉर एग्जांपल आपने इसको जो है 0.5 ग्राम लिया था, तो आपने 0.5 ग्राम मेजर करके रखना है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपने कंपाउंड लिया है उसका मैस क्या है, वो आपको याद होना चाहिए। कंपाउंड लिया आपने, यहां से क्या करना है, यहां से आपने ऑक्सीजन को इनलेट करना है, यहां से ऑक्सीजन इनलेट हो जाएंगे, ऑक्सीजन आएंगे यहां से। और बेटा याद रखिएगा ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहेंगे फर्नेस। क्या कहेंगे बेटा, इसको फर्नेस कहेंगे, जहां से इसको हीट मिलेगी और इसको जो है ये जलना स्टार्ट हो जाएंगे, इसको ये कंबस होना शुरू हो जाएंगे, बर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। अब भी मैंने आपको बता दिया कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन होगी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में वाटर बनेगा, ऐसा ही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बनेगा बेटा, वाटर बनेगा। तो जब इसकी कंबशन होगी तो हमारे पास दो गैसेस बनेंगे, एक क्या बनेंगे बेटा, देखिए जरा, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या बनेंगे बेटा, वाटर। अब आपने क्या करना है, यहां पे जरा गौर से देखिएगा। अब यहां से जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, यहां देखिए जरा बच्चे बोर्ड पे, तो यहां से होते हुए इस ट्यूब से होते हुए कहां जाएंगे, इस चैम्बर में जाएंगे, ऐसा ही है ना बेटा। तो यहां से आते हुए यहां पे आपके पास क्या है बेटा, मैं ऊपर लिख देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों यहां से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब यहां पे दो पोर्शंस हैं, एक पोर्शन को हम नाम देंगे दैट इज वाटर एब्जॉर्बर, इसको मैं यहां पे नाम लिखता हूं वाटर एब्जॉर्बर। ठीक है बच्चे, और वाटर एब्जॉर्बर के तौर पे जो हम कंपाउंड लेंगे दैट इज मैग्नीशियम परक्लोरेट, ClO4 होल ट्वाइस। मैग्नीशियम परक्लोरेट लेंगे फॉर द वाटर एब्जॉर्बर, और इस पोर्शन में हम क्या लेंगे, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। इसमें हम यहां पे लिख देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर में हम 50% पोटासियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है बेटा, गॉट इट पॉइंट? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस बेटा, यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सॉरी, हाँ जी। अब आप मेरी बात जरा गौर से सुनना है बेटा, वाटर एब्जॉर्बर के अंदर क्या है, मैग्नीशियम परक्लोरेट है। मैग्नीशियम परक्लोरेट को भी आपने पहले प्रीवेट करना है, आपने वजन करके रखना है इसके अंदर। यहां पे आपने क्या रखा हुआ है, सपोज कर रहा हूं, यहां पे आपने क्या रखा हुआ है, मैग्नीशियम परक्लोरेट, और यहां पे आपने क्या रखा हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अभी मैंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में वाटर बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहां से पास होते हुए कहां जाएंगे बेटा, इस चैम्बर में आएंगे। जब इस चैम्बर में आएंगे तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब करेंगे, कौन, मैग्नीशियम परक्लोरेट। कौन एब्जॉर्ब करेंगे बेटा, मैग्नीशियम परक्लोरेट एब्जॉर्ब करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड यहां से पास होकर इधर आ जाएंगे, और यहां आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो जाएंगे बेटा, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो आपने याद रखना है बेटा कि मैग्नीशियम क्लोरेट के अंदर वाटर की एब्जॉर्बेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्या बेटा, ये फिजिकल प्रोसेस है, सॉरी फिजिकल प्रोसेस। बेटा एमसीक्यूज आया हुआ है एंट्री टेस्ट के अंदर कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द मैग्नीशियम परक्लोरेट इज
फिजिकल प्रॉपर्टी। ये केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या है बेटा, फिजिकल प्रोसेस है। मतलब इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है ना वो फिजिकल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई मैग्नीशियम क्लोरेट पर क्लोरेट जो है सिर्फ और सिर्फ वाटर को क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है, भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी को भी तो करना चाहिए था। याद रखिएगा बेटा कि मैग्नीशियम पर क्लोरेट इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक किसे कहते हैं बेटा, वो कंपाउंड जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। तो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए मैग्नीशियम पर क्लोराइड सिर्फ और सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से पास होकर चले जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। आगे आपके पास 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। याद रखिएगा बेटा 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और इसका मैस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पे पहले जो मैस था वो तो नहीं रहेगा ना बेटा, वो भी चेंज हो जाएंगे और वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद उसका मैस चेंज हो जाएंगे। इसी तरह इसके अंदर भी है। अब जब 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाए तो जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे केमिकल प्रोसेस। क्या कहेंगे बेटा, केमिकल प्रोसेस कहेंगे। इसको केमिकल प्रोसेस क्यों कहेंगे बेटा, याद रखिएगा इसको केमिकल प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा और आपके पास क्या बना देंगे, पोटेशियम कार्बोनेट बना देंगे, साथ में वाटर बना देगा, जो भी हो। ठीक है बेटा। अब पोटेशियम कार्बोनेट का बनना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल प्रोसेस। तो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं बेटा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आपसे पूछे तो केमिकल प्रोसेस है, अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पूछे तो बेटा फिजिकल प्रोसेस। ये एमसीक्यूज था, याद रखिएगा दोनों एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है बच्चे। अब बाकी जो अनरिएक्टेड गैस है वो सारे के सारे कहां, अनबर्न्ड जो गैस है वो सारे के सारे कहां पे आएगा, इधर जमा हो जाएंगे और उसको बाद में आप रिमूव कर सकते हैं। अब यहां तक कंबशन एनालिसिस होने के बाद एक हमारे पास यहां से इसके अंदर से हमें कुछ मैस मिल जाएंगे, इसके अंदर से हमें कुछ मैस मिल जाएंगे। अब इन मैस के जरिए आपने एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो मैं आपको फार्मूला बताने लगा हूं बेटा, फार्मूले को आपने अच्छी तरह याद रखना है, बेटा, ताकि आप जो है आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको आसानी हो। फार्मूला क्या है बेटा, आप याद रखिएगा जो इस कंबशन एनालिसिस से आप क्या कर सकते हैं बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको याद हो मैंने बोर्ड रेस कर दिया है, अगर आपने साथ नोट कर दिया तो मैंने वहां पे लिखा था परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। अब आपके पास आ गया ना परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करने का दो मेथड आपके पास आ गया। एक तो अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये मेथड आएगा, और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है तो मैंने आपको बता दिया गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100, तो वहां से आपके पास क्या निकल आएगा, परसेंटेज निकल आएगा। अब यहां से जो परसेंटेज निकलेगा उसको हम कंबशन एनालिसिस बोलेंगे। अब देखिए सबसे पहले आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा बेटा हाँ जी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा बताओ जरा जी बेटा। हाँ सॉरी बेटा, ड्यू टू टेक्निकल इशू जो है कुछ गैप आ गया बेटा। हाँ जी, हम कहां पे थे बेटा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब आप सर यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ देखिए 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय, हाँ जी बच्चे क्या करेंगे बोलो जरा। सॉरी बेटा कुछ टेक्निकल इश्यूज था इसलिए जो है स्टॉप हो गया था। अब हम जरा कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आगे। ठीक है बेटा, यहाँ आप लोग बोर्ड पे देखें जरा, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बच्चे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को कैसे फाइंड करेंगे बेटा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है बेटा 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वाटर। अब मास ऑफ वाटर कहां से आएगा बेटा, यहां से आएगा। ठीक है, यहां से हम मास ऑफ वाटर फाइंड कर लेंगे और डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने लिया हुआ है यहाँ पे प्री ब्रैकेट है मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकल आएगा। इसके बाद आप परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे बेटा, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए आप ध्यान देंगे जरा बच्चे,
12 divided by 44 multiply by mass of क्या निकालेंगे बेटा, mass of carbon dioxide divided by mass of organic compound multiply by 100। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई मसला तो नहीं है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, सॉरी बच्चे, तो 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वॉइस नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही? ठीक है बच्चे, अच्छा तो यहां से आपके पास क्या निकल आएगा बेटा, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये 2 कहां से आया? ये 2 आपको पता है बेटा कि वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन है? एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन H2O, तो एक हाइड्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? 2। तो यहाँ से 2 यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 18 और यहाँ पे 12 क्या है? 12 इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 44। 44 इज द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकाले तो आपके पास क्या निकल आएगा? 44 निकल आएगा। और वाटर का अगर मोलर मास फाइंड करें तो 18। तो यहां से आपके पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन जो है डिटरमिन हो जाएंगे। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम डिफरेंशियल मेथड से निकालेंगे। दैट इज क्या होगा बेटा, टोटल परसेंटेज होती है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो यहां से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी निकल आएगा बेटा। तो आप यहां से इनकी परसेंटेज निकालेंगे। जब परसेंटेज आपके पास आ जाएंगे, परसेंटेज तमाम एलिमेंट्स के जब आपके पास आ जाएंगे बेटा, तो आप इसको डिवाइड करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास पे, तो आपके पास मोल रेशियो आ जाएगा। और मोल रेशियो को जब आप डिवाइड करेंगे लीस्ट वैल्यू पे, तो आपके पास एक होल नंबर आना चाहिए, होल नंबर आएगा। उस होल नंबर की मदद से हम एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। और एम्पेरिकल फार्मूला जब हमारे पास आ जाएंगे तो हम आसानी से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट कंबस्शन एनालिसिस एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। तो मेरे ख्याल है यहां तक जो है इसमें क्लियर है। कितना टाइम हुआ है मैं जरा देखता हूं टाइम। बेटा आपके पास 5 मिनट है। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। मैं यहाँ पे स्टॉप करने लगा हूं क्योंकि ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। जी बेटा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये देखें ना, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये है, दिस इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और दिस इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड दिस इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ये तीनों लिखा हुआ है, आप यहां से राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। आज मैं टेस्ट भी नहीं ले रहा क्योंकि जो है ना, ये टेक्निकल इशू की वजह से जो है लेक्चर डिस्टर्ब हो गए। तो मैं यहाँ से जब ये खत्म हो गया, कल का जो हमारा टॉपिक होगा ना, कंसेप्ट ऑफ मोल, तो वो हम कल डिटेल पढ़ेंगे। और उसके अंदर जो है आपको मैं टेक्निक्स भी बताऊंगा, इनके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने के जो है टेक्निक और ट्रिक्स भी मैं आपको उसी लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है बच्चे, अब आप लोग मुझे बताया कि इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। जी बेटा, कोई क्लियर है? वेरी गुड बेटा। हमजा क्लियर हो गया बेटा आपको? हाँ जी बच्चे, और किसी का? उस्मान बेटा कोई सवाल है? हाँ जी बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं बेटा? बेटा याद रखिएगा, इस लेक्चर के बाद आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर दे दीजिएगा ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेक्चर को लाजमी रिव्यू दे दें। ठीक है, जो आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसला आ रहा है लेक्चर में, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें मुझे क्लियर होना चाहिए। तो आप मुझे अपना रिव्यू लाजमी दे दें ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे बच्चों को समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, तो हम इसी तरह हम इसको आगे लेके जाएंगे। आज ज़रा हमने जो है ज़रा कम पढ़ लिया क्योंकि ये टेक्निकल इशू की वजह से जो है बार बार डिस्टर्ब हो गए। कल जो है हम ज़रा ज़्यादा पढ़ेंगे ऑब्वियसली। और मैं आपको देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने बहुत सारे आपको ट्रिक्स बताने, बहुत सारे टेक्निक्स बताने जिनकी मदद से आप एमसीक्यूज़ को आसानी से सॉल्व करेंगे। इसके बाद बेटा मैं आपको रोज़ाना हर लेक्चर के बाद आखिरी 5 मिनट में आपसे टेस्ट लिया करूँगा 5-6 एमसीक्यूज़ का। आपने वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है बेटा, इसके बाद डेली बेस पे मैं आपको जो है शाम टाइम पे मैं आपको वर्कशीट्स के फॉर्म में कुछ एमसीक्यूज़ दूंगा। उन एमसीक्यूज़ को आपने प्रैक्टिस करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप किसी भी टाइम आप जो है मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है। और अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बेटा। नहीं है किसी का सवाल? ठीक है बच्चे, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।